नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। ईरान और गजा की खबरों पर चलूं उसके पहले एक बहुत बड़ी खबर आई है लीबिया से। लीबिया में सैफ अल इस्लाम गद्दाफी, जो गद्दाफी साहब के बेटे थे, गद्दाफी जिनको आप जानते हैं कि मार दिया गया था, नाटो की सेना ने, अमेरिका ने जिनको मरवा दिया था, उनके बेटे हैं सैफ अल इस्लाम गद्दाफी, जिनकी कल हत्या कर दी गई। 4 लोग इनके घर में घुसे, गोली मारी और उसके बाद गायब हो गए। पता नहीं चला कि वो 4 लोग कौन थे। अब दुनिया भर में यह सवाल उठना शुरू हो गया है कि कौन सैफ अल इस्लाम गद्दाफी को मरवाना चाहता था। इसके पहले मैं आपको यह बता दूं कि सैफ अल गद्दाफी जो थे वो काफी पॉपुलर थे लीबिया में और लगातार चुनाव का इंतजार कर रहे थे कि चुनाव में राष्ट्रपति पद के लिए लड़ सके, लेकिन चुनाव को टाला जा रहा था, जिसके चलते गद्दाफी चुनाव नहीं लड़ पा रहे थे और अब उनको गोली मार दी गई है, अब उनको रास्ते से हटा दिया गया है। आखिर कौन गद्दाफी को मरवाना चाहेगा, इस सवाल पर बहुत सारी बातें की जा सकती हैं। अमेरिका मरवा सकता है गद्दाफी को, ब्रिटेन मरवा सकता है गद्दाफी को, और सबसे ज्यादा जिसके ऊपर शक की सुइयां उठ रही हैं वो है फ्रांस। कुछ दिनों पहले टर्की के अखबार में एक खबर छपी थी जिसमें बताया गया था कि रशियन इंटेलिजेंस ने यह बताया है कि फ्रांस कई लोगों को मरवा सकता है अफ्रीका के अंदर, क्योंकि वो अपना असर बढ़ाना चाहता है। आप जानते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले और उसके बाद भी अफ्रीका और एशिया के बहुत सारे इलाकों में इंग्लैंड, फ्रांस और इस तरह के मुल्कों का शासन था। और दरअसल इनके अपने पास तो कुछ है नहीं। हमारा तेल लूटकर, हमारी चीजें लूटकर इनके घर बने हैं, इनके ऐवान बने हैं, इनके महल बने हैं। आप कभी ब्रिटिश म्यूजियम में चले जाइए, पूरा का पूरा चोर बाजार लगता है। दुनिया भर से चीजें इकट्ठा करके म्यूजियम बना दिया गया है। लीबिया के तेल में फ्रांस बहुत दिनों से ज्यादा हिस्सेदारी मांग रहा था, 34% से ज्यादा हिस्सेदारी मांग रहा था लीबिया के तेल में। और गद्दाफी, सैफ अल इस्लाम गद्दाफी लगातार बात कर रहे थे एक खुद मुख्तार लीबिया की। वो ये कह रहे थे कि इलेक्शन होगा, अगर मैं इलेक्शन जीत के राष्ट्रपति बनता हूं तो लीबिया को इन लोगों से आजाद कराऊंगा और लीबिया को फिर से खुशहाल बनाऊंगा। जाहिर है सैफ अल इस्लाम जो थे वो अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे मुल्कों की राह का रोड़ा थे, इसलिए उनको हटा दिया गया। और ये मुल्क बात करते हैं डेमोक्रेसी की। आज जेरूसलम पोस्ट की खबर मैं देख रहा था और वहां पर जो उनका हेडलाइन छपा है, जो उनका संपादकीय है, वो मैं पढ़ रहा था। और संपादकीय कहता है ट्रंप से कि आपने ईरान के लोगों को धोखा दिया है, लेकिन अभी भी वक्त है, ईरान में तख्ता पलट करिए। पागल हो रहे हैं कि किसी तरह से ईरान में तख्ता पलट हो जाए। सद्दाम को हटा दिया रास्ते से, असद को हटा दिया रास्ते से, असद को सीरिया छोड़ना पड़ा, गद्दाफी को मार दिया, उसके बेटे को मार दिया। ईरान है जिसके ऊपर बस नहीं चल रहा है, तो बस किसी तरह से ईरान में तख्ता पलट हो जाए, इसके लिए सारी ज़ायनिस्ट ताकतें एक साथ लगी हुई हैं, एक साथ हाथ मिलाकर काम कर रही हैं। और इन सब के बीच आप जानते हैं खबर आई थी कि अंकारा में बातचीत होगी ईरान और अमेरिका की, लेकिन ईरान ने अब कहा है कि अंकारा में नहीं, बातचीत ओमान में होगी। टर्की हालांकि इस पूरी बातचीत में काफी मदद कर रहा था, लेकिन आपको जानना चाहिए कि टर्की नाटो के कितना करीब है, उनका मेंबर है। वहां पर अमेरिका के न्यूक्लियर जो रिएक्टर्स हैं वहां पर लगे हुए हैं, न्यूक्लियर हथियार, वॉरहेड्स लगे हुए हैं वहां पर। और आर्दोगान एक ऐसा व्यक्ति है जिसके ऊपर एक सीमा से ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। शायद यही वजह है कि चुना गया है ओमान को। ओमान जिसके दोस्ताना रिश्ते अमेरिका के साथ भी हैं और जिसके दोस्ताना रिश्ते ईरान के साथ भी हैं, तो अब ओमान में यह बातचीत होगी। यह बातचीत कहां पहुंचेगी, यह बड़ा मुश्किल है समझ पाना। विटकाफ, जैसा आपको पता है, मैं बता चुका हूं, ईरान जाने से पहले पहुंचा है इजराइल। और इजराइल के अखबार ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि नेतन्याहू ने विटकाफ से कहा है कि ईरान के ऊपर कतई भरोसा नहीं किया जा सकता। इजराइल बताएगा कि अमेरिका किसके ऊपर भरोसा कर सकता है और किसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकता है। वो इजराइल जो हर जगह सीज फायर होने के बाद भी गोले बंदूक बरसाता है, जो सीज फायर करने के बावजूद, समझौता करने के बावजूद लगातार दक्षिणी लेबनान को निशाना बना रहा है, सदर्न लेबनान पे लगातार बम बरसा रहा है, जिसने अपना कोई वादा कभी नहीं निभाया है, जो एक आतंकवादी मुल्क के रूप में सामने आता है। वो इजराइल बताएगा कि ईरान भरोसा करने लायक है या नहीं है। यही नहीं कहा यह जा रहा है कि 3 शर्तों पर जोर दिया है नेतन्याहू ने। नेतन्याहू ने कहा है कि यह बातचीत जो होनी चाहिए वो 3 शर्तों पर होनी चाहिए। पहली शर्त तो एटॉमिक से जुड़ी हुई है
कि एटॉमिक बम नहीं बनाएगा ईरान, दूसरा बना हुआ है कि बैलिस्टिक मिसाइल नहीं बनाएगा, और तीसरी शर्त लगाई गई है कि रेजिस्टेंस की जो फोर्सेज हैं उनको मदद नहीं करेगा। आप इस बात को बड़े कायदे से समझ सकते हैं कि पहली शर्त मानने के लिए तो ईरान शुरू से तैयार है। ईरान शुरू से यह मानने के लिए तैयार है कि हम न्यूक्लियर बम नहीं बनाएंगे, बस इतना कहना है कि यूरेनियम एनरिचमेंट 0 पर नहीं ले जाएगा। लेकिन बाकी जो 2 शर्तें हैं, बैलिस्टिक मिसाइल ना बनाना या फिर रेजिस्टेंस को मदद ना करना, ये ईरान के लिए आत्महत्या करने जैसा होगा, खुदकशी करने जैसा होगा। मुझे नहीं लगता है कि इन शर्तों पर ईरान कभी मानेगा। इसीलिए ईरान अपनी तरफ से इसको न्यूक्लियर बातचीत कह रहा है। वो साफ कर रहा है कि सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर मुद्दे पर बातचीत होगी। इसी बीच में एक और खबर यह आती है कि ईरान का एक ड्रोन गिरा दिया गया है जो कि बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा था। यूनाइटेड स्टेट के जो जहाज लगे हुए हैं वहां पर, यूएसएस अब्राहम लिंकन जो लगा हुआ है, उसके करीब पहुंच रहा था, तो अमेरिका ने वो ड्रोन गिरा दिया। ईरान का कहना है कि ड्रोन से हमारा संपर्क टूट गया है। एग्जैक्टली क्या हुआ है हमें पता नहीं है, जबकि इजराइल और बाकी दुनिया के अखबार ये दावा कर रहे हैं कि ईरान का ड्रोन गिरा दिया गया है। अब इसके पीछे क्या सच्चाई है, ईरान इसको कितना सीरियसली लेता है, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन यह तो क्लियर है ही कि ईरान के ड्रोन आसमान पर उड़ रहे हैं और अमेरिका की जहाज पर नजर बनाकर रखे हैं, क्योंकि ईरान जानता है कि असल में अगर किसी के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता तो वो है इजराइल। इजराइल एक ऐसा मुल्क है जिसके ऊपर भरोसा करना मतलब अपनी जान खतरे में डालना। इजराइल के ऊपर जरा सा भरोसा किया था हिजबुल्लाह के चीफ ने कि सीज फायर की बातचीत चल रही है, कम से कम इस वक्त तो वो हमला नहीं करेगा, और आप देखिए जमीन के नीचे निशाना लगाकर उनको मार दिया गया, नसरुल्लाह को मार दिया गया। तो ईरान जानता है कि कभी भी कहीं से भी हमला शुरू हो सकता है, इसलिए उसके ड्रोन, उसके जहाज, उसकी बैलिस्टिक मिसाइलें सब के सब तैयार हैं। कल डिप्टी स्पीकर जो हैं ईरान के, उन्होंने कहा कि हम लोग फातिहा पढ़ेंगे, नमाज जनाजा पढ़ेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति और अमेरिका का जल्दी ही यहां की संसद में। सीधी सी बात है कि ईरान जानता है कि बातचीत तो बहाना है, असल में लड़ाई अगर टल रही है तो इसलिए क्योंकि अमेरिका और इजराइल को यह भरोसा नहीं है कि जल्दी से वो ईरान को हरा पाएंगे। दोनों जानते हैं कि अगर ईरान के ऊपर हमला हुआ तो रीजनल वार में यह ट्रांसलेट होगा और इजराइल के लिए तबाही का सबब बन सकता है। इसलिए किसी तरह से वो टाल रहे हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कि ईरान में एक दूसरा दौर शुरू हो जिसमें मोसाद और सीआईए के एजेंट सड़क पर तमाशा मचा सकें, जिसका बहाना बनाकर अमेरिका अटैक कर सके। इजराइल की नैतिकता के बारे में, मोरालिटी के बारे में और भरोसे के बारे में तो क्या ही बताया जाए। एप्स्टीन की कहानी मैं कई बार सुना चुका हूं आपको, और अब सब जानते हैं कि एप्स्टीन दरअसल इजराइल का एजेंट था। अपने फायदे के लिए छोटे छोटे बच्चों को भी इस्तेमाल करने वाला एप्स्टीन इजराइल का काम कर रहा था, इजराइल का एजेंट था। आप अंदाज लगा सकते हैं कि इन लोगों की क्या नैतिकता है। करप्शन के मामले में नेतन्याहू के खिलाफ केस चल रहा है, प्रधानमंत्री पर भ्रष्टाचार का केस चल रहा है। और इससे भी ज्यादा अगर समझना है तो एश्केलान एक जगह है, आप जानते हैं, और एश्केलान के मेयर को जेल भेजा गया है यह आरोप लगाकर, और इजराइल ने जेल भेजा है, किसी और ने नहीं भेजा है, यह आरोप लगाकर कि जंग के नाम पर लोगों से जो पैसे इकट्ठा किए गए थे वो अय्याशी में खर्च कर दिए गए। अब आप अंदाज लगा सकते हैं कि मोरली इनकी क्या हालत है। फ्रांस की एक अदालत ने 2 महिलाओं को गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। दोनों फ्रेंच इजरायली हैं, यानी फ्रांस और इजराइल दोनों का इनके पास नागरिकता है। इनके ऊपर आरोप है कि फलस्तीनियों की मदद के लिए, इमदाद के लिए जो सामान जा रहा था उसको इन्होंने रोकने की कोशिश की। रफा बॉर्डर खुला, 50 लोगों को आना था, सिर्फ 12 लोगों को आने दिया गया। 3 महिलाएं उसमें से आई जिन्होंने कहा कि हमें बेहद परेशान किया आईडीएफ के लोगों ने सीमा पर। और हालत यह है कि रफा बॉर्डर से जब मदद आ रही है तो इजरायली उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या फलस्तीनियों का खाने पर कोई हक नहीं है, क्या फलस्तीनियों तक खाना नहीं पहुंचना चाहिए, तो उन्होंने कहा मरते हैं तो मर जाएं, हमें क्या फर्क पड़ता है, हम नहीं चाहते कि फलस्तीनियों तक खाना पहुंचे। तो ये लोग हैं, ये इनकी नैतिकता है, ये मोरालिटी है। और इस मोरालिटी के बाद ये दुनिया को सिखाना चाहते हैं कि मोरालिटी क्या होती है। आईडीएफ को कहना चाहते हैं कि दुनिया की सबसे मोरल आर्मी है। औरतों के कपड़े पहनकर नाचने वाली जो आर्मी है उसको ये मोरल आर्मी कहते हैं। और इनकी ब्लैकमेलिंग में अमेरिका सारी दुनिया में आग लगाने पर लगा हुआ है।
गजा के ऊपर लगातार हमले चल रहे हैं। कल भी मैंने आपको बताया था कि कई बच्चे और लोग मारे गए हैं गजा के अंदर, और जब इधर से फायरिंग हो रही है तो उधर से भी फायरिंग हुई है। और खबर यह आई है कि इजराइल का एक रिजर्विस्ट बुरी तरह से घायल हुआ है, यानी इजरायली आर्मी का एक मेंबर गोलीबारी में बुरी तरह से घायल हुआ है। इस तरह से ये लोग सीज फायर चलाते हैं। एक और बड़ी खबर आई है मिडिल ईस्ट से, तुर्की से। आप लगातार ये खबर सुन रहे थे, लगातार ये चर्चा चल रही थी कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में जो डिफेंस डील हुई है उसमें टर्की भी शामिल होने वाला है। यानी टर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरबिया मिलकर एक ऐसा ग्रुप बना रहे हैं, एक ऐसा समझौता कर रहे हैं कि इनमें से किसी मुल्क पर अगर हमला हुआ तो ये मान के चलेंगे कि उन पर भी हमला हुआ है। टर्की वैसे भी पाकिस्तान के काफी करीब आया है, और इंडिया पाकिस्तान की जब जंग हुई थी तो टर्की ने पाकिस्तान की खुली मदद की थी। लेकिन अब खबर यह आ रही है कि इस डील से टर्की बाहर चला गया है। बताया यह जा रहा था कि इजराइल और अमेरिका इस बात से खुश नहीं थे कि टर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान मिलकर कोई डील करे। इसका मतलब यह होता है कि अमेरिका के प्रेशर में, या फिर यूं कहें इजराइल के प्रेशर में, मिडिल ईस्ट के अरब मुल्क जो एक नाटो टाइप का ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाह रहे थे, जिसको इस्लामिक नाटो कहा जा रहा था, फिलहाल वो पूरी योजना खटाई में पड़ गई है। कोई इस्लामिक नाटो नहीं बनने वाला है। अमेरिका और इजराइल कभी नहीं चाहेंगे कि ये सारे मुल्क इतने करीब आ जाएं कि जंग जैसे हालात में साथ मिलकर कोई फैसला ले सकें। ये चाहेंगे ये हमेशा अलग रहें, कहीं कुर्द लड़ते रहें, कहीं कोई लड़ता रहे, कहीं इस मुल्क की उस मुल्क से लड़ाई होती रहे, कहीं इस फिरके की उस फिरके के साथ लड़ाई होती रहे, और मिडिल ईस्ट में इजराइल और अमेरिका अपनी मनमानी करते रहे। और आप जानते हैं कि इस पूरे खेल में सबसे बड़ा रोड़ा कोई है तो ईरान है, और इसीलिए ईरान को खत्म करने की, ईरान को कई हिस्सों में बांटने की और ईरान के अंदर किसी भी तरह से दिक्कतें पैदा करने की कोशिश लगातार चल रही है। और उस कोशिश के नाकामयाब होने के बाद ही अमेरिका ने अपना जहाजी बेड़ा ईरान के इर्द गिर्द तैनात किया है। अब जब यह जहाजी बेड़ा तैनात किया है तो जाहिर है ईरान भी अपनी बाउंड्रीज पे रखवाली करेगा, और जब ईरान अपनी बाउंड्री पे रखवाली करेगा तो ड्रोन्स भी चलेंगे, जहाजें भी चलेंगी। और जिस तरह की घटना यह हुई है कि अमेरिका ने वहां का ड्रोन उड़ाया है, कल को आपको सुनने को मिल सकता है कि ईरान ने अमेरिका का कोई जहाज उड़ा दिया, क्योंकि अगर सीमा पर इस तरह के तमाशे चलते रहेंगे तो दोनों तरफ से ये चीजें होंगी। इन सब के बावजूद ईरान और अमेरिका दोनों ये बात कह रहे हैं कि बातचीत चलेगी, बातचीत जारी रहेगी, बातचीत को रोकने की कोई बात नहीं हुई है। ट्रंप धमकी के साथ कह रहा है, ईरान का कहना है कि हम धमकी कोई बर्दाश्त नहीं करेंगे, अगर बातचीत होगी तो हमारी शर्तों पर होगी। अर्दोगान ने एक प्रपोजल दिया था, जो प्रपोजल यह था कि ईरान कुछ अमेरिकी कंपनियों को अपने यहां ऑपरेट करने की अनुमति दे, यानी ईरान का जो तेल है उस तेल कंपनी में कुछ अमेरिकन कंपनियों को काम करने का मौका दे। यह खबर नहीं है हमारे पास, यह खबर कहीं से आई नहीं है कि ईरान इस पर तैयार है या नहीं है। लेकिन जब इतना सारा शोर हो रहा है और नेतन्याहू इतनी सारी शर्तें रखने की बात कर रहा है, तो हो सकता है अमेरिका अपना फायदा देखते हुए कुछ ऐसा कर गुजरे इस बातचीत में जिसके बारे में इजराइल ने भी ना सोचा हो। लेकिन विटकाफ जैसा आदमी जो अमेरिकन से ज्यादा इजराइल हित सोचता है, विटकाफ जैसा आदमी जो नेतन्याहू का दाहिना हाथ है, एक तरह से आप कह सकते हैं, उसके नेतृत्व में अगर यह बातचीत हो रही है तो इसकी उम्मीद कम है कि यह बातचीत कहीं पहुंचेगी। ज्यादा उम्मीद यही है कि यह बातचीत टूटेगी और इस टूटने का बहाना बनाकर ट्रंप जंग की तैयारी करेगा। हालांकि मिडिल ईस्ट के ज्यादातर मुल्क इस समय लगे हुए हैं कि बातचीत किसी तरह से सफल हो जाए, इसलिए अगर उनका प्रेशर काम करता है तो हो सकता है बैलिस्टिक मिसाइल वाली और रेजिस्टेंस को मदद करने वाली जो शर्तें हैं वो हट जाए, सिर्फ एटॉमिक एनर्जी पर और एटॉमिक हथियारों पर बात हो। और ये एक ऐसा मुद्दा है जो सुलझ सकता है। तो ये समझिए कुल मिलाकर, चाहे वो रफा का मामला हो, गजा का मामला हो, चाहे ईरान का मामला हो, सब बॉइलिंग पॉइंट पे हैं। कुछ भी सॉल्व होता हुआ अभी फिलहाल नहीं दिख रहा है। बातचीत से एक उम्मीद जरूर जगी है कि शायद ये जंग टल जाए, लेकिन अमेरिका और इजराइल बातचीत का इस्तेमाल किस तरह से हमले की तैयारी करने में करते हैं, यह बात गद्दाफी का लीबिया भी जानता है और सद्दाम का इराक भी जानता है। तो ईरान भी इस बात को बहुत कायदे से जानता होगा और हर तरह से तैयार होगा कि अगर अमेरिकी हमला हो तो उसको पलट के बराबर का जवाब दिया जाए।
तो आगे जैसे जैसे जो होगा मैं लगातार अपडेट करता रहता हूं, अपडेट करता रहूंगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियोस। अगर मुमकिन हो तो इनको दोस्तों रिश्तेदारों तक पहुंचाइए। अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए। मेंबरशिप ले सकते हैं तो मेंबरशिप ले लीजिए। हमारी ताकत बनिए ताकि हम लगातार पूरी हिम्मत के साथ वो सच कह सके जो गोदी मीडिया और इंटरनेशनल गोदी मीडिया दोनों दिखाने से कहने से डरते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।